नमस्कार मित्रों, मैं नॉलेज नेशन के लिए सुभाष चंद्र दहिया। और जैसा कि ऑडियो क्लास की बात अपन करते हैं तो आपको निश्चित रूपेण अब तक जो कि हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। और आज मित्रों बात करेंगे अजमेर के चौहानों की, यानी कि शाकंभरी के चौहानों की, सांबर के चौहानों की। तो बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति की। सबसे पहले हम क्योंकि किसी भी वंश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह पैदा कैसे हुआ। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, फिर कुछ विद्वानों की बात करते हैं। सबसे पहले जो कि विद्वान आते हैं जिनके ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, मैं बात करूँगा नैन चंद्र सूरी, मणोत नैन्सी जो कि, और नैन चंद्र सूरी। और इसके अलावा मैं पहले आपको बताना चाहूँगा इन ग्रंथों के अंदर, जैसे कि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और नैन्सी सूरी के दो जो कि ग्रंथ मुख्य हैं, प्रज्ञारी विगतवार और मणोत नैन्सरी ख्यात, ये जो दो मुख्य ग्रंथ हैं। और सूर्यमल का जो कि मैंने आपको बताया वंश भास्कर। इसके अलावा पृथ्वीराज के जो तृतीय के दरबारी कवि प्रिय मित्र जो कि चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, इनके अंदर इनके बताया जाता है कि ये एक अग्निकुंड से पैदा हुए थे। गुरु विशिष्ट जो कि एक ऋषि रहे हैं, उनके अग्निकुंड से 4 पुरुष जो कि पैदा होने की घटनाक्रम बताया जाता है। पहले गुर्जर प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथे जो कि पुरुष के रूप में पैदा हुए वो चौहान के रूप में माने जाते हैं। तो मित्रों, इसके अलावा मैं बात करूंगा, क्योंकि जब इतिहास की बात आती है तो कर्नल टोड की बात न हो ऐसा हो नहीं सकता है। और कर्नल टोड के साथी स्मिथ और कुक, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं राजपुताना ऑफ हिस्ट्री के अंदर जो बताया जाता है कि ये जो कि चौहान है ये विदेशी माने जाते हैं और बाहरी जाति जो कि यहाँ आके निवास कर गई, यानी कि आर्यव्रत भारत के अंदर अंदर और अब मैं बात करूंगा कुछ और ग्रंथों की। तो मैं बताऊंगा कि एक नैणसी आते हैं जिनके द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया था, और एक हमीर रासो काव्य जो लिखा गया था। इनके अंदर भी इनको बताया जाता है कि ये सूर्यवंशी हैं। और इसके अलावा जो कि हीराशंकर ओझा यानी कि गौरी शंकर ओझा, जिनके ग्रंथों और इन ग्रंथों के माध्यम से इनका सूर्यवंशी होना बताया जाता है कि ये सूर्यवंशी है। इसके अलावा एक विजोलिया अभिलेख के अंदर इनकी ऐसा बताया जाता है, विजोलिया अभिलेख जो कि वर्तमान चित्तौड़ के अंदर है। इसके अंदर बताते हैं, शिलाखंड पे वर्णन मिलता है कि ये वत्स ऋषि जो एक हुए ब्राह्मण, उनके वंशज के रूप में, उनके संतान के रूप में या उनके उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार से विद्वानों में इनकी उत्पत्ति को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन मुख्यतः इनकी उत्पत्ति जो कि मणोत नैन्सी ख्यात और प्रज्ञानी विगतवार इनमें बताया गया है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और मैं बात करूंगा कि इनके चौहानों के वंश का मुख्य आदि पुरुष के रूप में, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई, तो मैं बताऊंगा 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव, यानी कि कृष्ण का नाम आता है, आप इससे याद रख सकते हैं। वासुदेव जो कि इनके आदि पुरुष के रूप में माने जाते हैं। 551 ईस्वी में सांबर जो कि वर्तमान सांबर झील भी है वहां पे, मैं इसके विषय में आगे चर्चा करूंगा जब हम राजस्थान लेक बढ़ेंगे। तो बात करेंगे वासुदेव की, जिन्होंने वर्तमान नागौर अहि छत्रपुर अपनी राजधानी बताया। सपाद लक्ष्य जिसका नाम उस समय के स्थिति के अनुकूल इसका नाम जो कि सपाद लक्ष्य माना जाता है। और शाकंभरी यानी कि के चौहान या सांबर के चौहान जो कि ऐसा बताया जाता है कि हर्ष की पहाड़ियों से ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो कि सांबर झील है इसका निर्माण भी वासुदेव द्वारा करवाया गया था। तो बात करें, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, हम वही बिंदु गौर से देखेंगे जिस बिंदु की परीक्षा के लिए उपयोगिता हो, जिसको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब वासुदेव के बाद बात करेंगे विग्रहराज द्वितीय की बात करेंगे, क्योंकि विग्रहराज द्वितीय जिसके बारे में बताया जाता है काफी प्रतापी शासक रहा है और अच्छे
युद्ध अभियानों में उसको लगभग सफलताएं मिली सभी जगह। बताया जाता है कि गुजरात के मूलराज के साथ उसका युद्ध होता है और मूलराज के साथ जब भीषण युद्ध होता है तो इस युद्ध के अंदर विग्रहराज द्वितीय की जीत होती है और इसका वर्णन अपन को मिलता है जो कि हर्ष की पहाड़ी हर्ष अभिलेख से मिलता है, जो कि हर्ष आप जानते होंगे जीवन माता जीवन बाई, हम राजस्थान में तो इसको अच्छे से जानते हैं, एक मंदिर जो कि प्रसिद्ध है पहाड़ी पे, उसी पहाड़ी पे एक हर्ष नाम का अभिलेख है, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है पृथ्वी विग्रहराज द्वितीय के विजय का, यानी कि मूलराज गुजरात के जो शासक थे उनके साथ जो युद्ध हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे अजय राज की, क्योंकि संक्षिप्त आपको मैंने बताया था, बताऊंगा कि क्योंकि हम कोई वंशावली नहीं पढ़ रहे जिसमें कि कंटिन्यू पढ़े, हम जो कि मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है जिनको सिलेक्टेड बिंदु माना गया है, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। बात करेंगे अजय राज की, और अजय राज की बात करेंगे तो आप नाम से जानते होंगे अजय राज का शासनकाल रहता है 1105 से लेकर 1133 तक, जिन्होंने अजमेर की अंदर अजमेर को बसाया, अजमेर दुर्ग के अजमेरू दुर्ग जो कि आप जानते होंगे, देखा भी होगा आपने, उसको बसाया। और अजमेर की स्थापना इन्होंने 1113 के अंदर की। अजमेर दुर्ग के अन्य नाम अगर मैं बात करूं, जिबाल्टर इसको कहा जाता है, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, और बीठली नामक पहाड़ी पे होने के कारण इसको गढ़ बीठली भी कहा जाता है। और तारागढ़ की एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि रावल जो कि मेवाड़ के कुंभा के पौत्र के रूप में थे, इनके पुत्र आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार जिसको कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी एक बार जब वो घूमने आए थे यानी कि गढ़ बिटली की हालात खस्ता थी, तो इसका पुनरुद्धारण यानी कि फिर से एक बार इसका निर्माण करवाया और इसको बनाया, इसलिए इसका नाम तारागढ़ नाम रखा गया। तारागढ़ के नाम से एक और भी किला है जो कि बूंदी के अंदर है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस प्रकार से अजय राज ने इस गढ़ को बनाया, यानी कि अजमेर को बसाया और अजमेरू दुर्ग की स्थापना करवाई। बात करेंगे अजय राज के द्वारा कुछ और काम की, तो अजय राज के द्वारा एक प्रसिद्ध जो कि काम किया गया वो ये कि उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, यानी कि अपनी नाम से अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलाए, जिसको अजय प्रिय द्रम के नाम से जाना जाता है। और सोमल देव का चित्र यानी कि सोमल देव का नाम इस पे अंकित किया गया है। और आर्थिक दृष्टिकोण से इसको बताया जाता है कि पहली मुद्रा कोष के रूप में इसे बताया जाता है कि चौहानों द्वारा इसे बनाया गया था। अब अजय राज के बाद हम बात करेंगे अरुणराज की, तो अरुणराज का जो कि राज शासन रहता है अजय राज के बाद, यानी कि 1158 से 1133 से 1155 तक रहता है। तो बताते हैं अरुणराज भी काफी अच्छे विद्वान राजा थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण इन्होंने, आपको मैं बताऊं कि अपने नाम के आगे इन्होंने अरुणराज या अन्नाराज के नाम से, अंजी भी कहते थे इनको, और इन्होंने अन्ना सागर या अन्ना सागर झील जो कि आप देखते होंगे अजमेर के अंदर है, वो झील को इन्होंने स्नान आदि के लिए बनवाया। और उस झील के किनारे जब बताते हैं कि जहांगीर घूमने आए थे, भ्रमण पे थे, सेना अभियान पे थे, तब उन्होंने इस झील के किनारे बताते हैं कि वर्तमान सुभाष उद्यान एक पार्क के रूप में, एक उद्यान के रूप में लगाया। वर्तमान उसका दौलता बाग के नाम से भी है, दौलता उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसी कारण एक और घटना हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जब शाहजहां यहाँ पे आए थे तो 12 दरी नाम के एक छतरी जो कि यहाँ बनाई गई है। इस तरह से अरुणराज ने बराह मंदिर का निर्माण जो कि पुष्कर में किया। पुष्कर में आप जब जाएंगे तो मंदिरों का बताया जाता है। पुष्कर को तीर्थराज का भांजा यानी कि मामा के रूप में जाना जाता है, और ये काफी अच्छी पुष्कर झील, पुष्कर में भी अच्छी झील है जो कि एक धार्मिक स्थल है, आप कभी आए तो यहाँ पे देखें। बात करेंगे अरुणराज की, तो अरुणराज की बात करूंगा। अरुणराज बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं, और इन्होंने, क्योंकि अरुणराज का जो कि एक युद्ध हुआ है वो कुमारपाल के साथ गुजरात में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अरुणराज की हार हुई, तथा इस तरह से उनके शासन सत्ता में यानी कि गुजरात के कुमारपाल से हार हुई। और बताते हैं कि एकमात्र चौहानों का पितृहंता
जो कि जगदेव के रूप में इनका माना जाता है। जगदेव इनके पितृहंता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि अर्णोराज की हत्या अनबन के चलते जगदेव द्वारा कर दी जाती है। अतः अर्णोराज का शासन सत्ता यानी कि 1155 में समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि 3 साल बीच में जगदेव शासन सत्ता संभालते हैं, लेकिन उसके बाद बात अपन करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की बात करेंगे, जिनके काल को स्वर्णिम काल माना जाता है चौहानों का। और विग्रहराज चतुर्थ को दूसरे एक उपनाम से विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ एक काफी विद्वान और कवि बांधव की उनको उपमा मिली, या फिर उनको ये कह सकते हैं कटी कवि बांधव भी उनको कहा जाता है। इनके दरबार में 2 कवि थे, जिनका नाम इस प्रकार से है। पहला नरपति नाल है, जिनके द्वारा विसल देव रासो लिखा गया। दूसरा एक कवि जो कि मुख्य रूप से सोम कवि माना जाता है, ललित विग्रह नामक ग्रंथ को लिखा गया। और एक स्वयं विग्रहराज चतुर्थ एक स्वयं विद्वान थे। उन्होंने एक स्वयं ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम हरिकेली एक नाटक है, जिसको पूर्ण रूप से संस्कृत में माना जाता है, बताया जाता है। संस्कृत में इस नाटक को उन्होंने स्वयं लिखा। और इसके अलावा मैं बात करूंगा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जाता है, जिसको संस्कृत कंठाभरण के नाम से जाना जाता है। और इस संस्कृत पाठशाला को बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को बताया जाता है कि संपूर्ण दिल्ली पे इसने अधिकार कर लिया था। तंवर वंश को के शासक थे, उनको हराकर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली तक अधिकार कर लिया था। और बताते हैं कि यही एक प्रतापी शासक थे, जिनका चारों ओर शासन सत्ता का परचम लहराता था। तो बात करूंगा मैं विग्रहराज चतुर्थ की बात की। तो चतुर्थ के बाद हम जो कि बात अगले क्लासेस में करेंगे। और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि आगे हम इस जानेंगे, क्योंकि जो एक संस्कृत पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला को थोड़ी सी मैं आपको आगे की घटना बताऊंगा, क्योंकि बाकी तो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ऑडियो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी जो 2 हमने पढ़े हैं, जालोर और इधर रणथंभौर, तो ये ऑडियो काफी बड़े हो गए। इस तरह से किसी स्टूडेंट की शिकायत आई कि ऑडियो सर बड़े हो जाते हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बात करेंगे कुतुबुद्दीन एक ऐबक, जो कि गुलाम वंश के रहे हैं, मोहम्मद गोरी के गुलाम रहे हैं। इन्होंने 1192-93 के अंदर संस्कृत पाठशाला को यानी कि संस्कृत कंठाभरण को तोड़ा दिया, उसको नष्ट करवाया। और वहां पे जो कि एक 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम की एक छतरी बनाई। और इस 2.5 दिन की झोंपड़े की छतरी की घटनाक्रम इस प्रकार से है कि यहाँ पे एक पंजाब शाह संत हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके नाम से यहाँ उर्स का मेला भरता है। उर्स का मेला वैसे तो आप ख्वाजादीन चिश्ती की जब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक उर्स का मेला जो कि 2.5 दिन के झोंपड़े में भरता है। इस प्रकार से विग्रहराज चतुर्थ का जो कि अभी तक हमने जो जानकारी ली, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही शूरवीर शासक रहे हैं। और उनकी शासन सत्ता में इस तरह की काफी गतिविधियां जो कि विकास, जो कि हमारे राजस्थान के अंदर विकास का योगदान उन्होंने दिया, और बहुत ही प्रतापी शासक रहे। उम्मीद करूंगा अब तक की ऑडियो क्लास जो कि आज हमने अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ी, उनके संस्थापक, उनके प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ी, राजाओं के बारे में पढ़ी, वो आपको समझ आई होगी। आप ऑडियो क्लास को जो कि यूट्यूब चैनल पे नॉलेज नेशन के नाम से है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह ऑडियो क्लासेस सुनते रहें। जय हिंद।